बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, हम अक्सर एक दूसरे से पूछते हैं कि पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे, कब मुल्क की मईशत बेहतर होगी, कब मुल्क के सियासी हालात बेहतर होंगे, कब हमारे हालात बेहतर होंगे, कब समाजी हालात बेहतर होंगे, कब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। ये सब कुछ जब ही होगा कि जब हम इसको खुद करेंगे, जब हम आगे आके अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे, जब नौजवान क़यादत आगे आएगी, जब नया खून आगे आएगा, जब नया विजन आगे आएगा और नए लोग आके मुल्क की तामीर के लिए कुछ काम करेंगे, तरक्की के लिए कुछ काम करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम उन्हीं लोगों के साथ होगा कि जो नए जज्बे के साथ सियासत के मैदान में आना चाहते हैं, इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं और साथ साथ अपनी तालीम के जरिए, अपने विजन के जरिए इस मुल्क के मसाइल को हल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे अमान शाह, सिंध से हमारे साथ मौजूद होंगी उफक बलोच साहिबा और साथ साथ हमारे साथ पंजाब से मौजूद होंगे बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज। तीनों अहबाब से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके पास क्या विजन है, किस तरीके से उन्होंने मुल्क की बागडोर संभालने की कोशिश के अंदर किस तरीके से सियासत के ट्रेंड्स को भी तब्दील करना है और किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। गुफ्तगू शुरू करेंगे। सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अमान शाह हमारे साथ मौजूद है। अमान, आप क्या समझते हैं, आपके इलाके के मसाइल भी सबसे ज्यादा हैं, बलूचिस्तान के मसाइल का तस्करा भी सबसे ज्यादा होता है, इन हालात को कैसे तब्दील करेंगे, आपके पास क्या विजन है? अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, पहले तो जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और दोबारा शुक्रिया कि जी आपने बलूचिस्तान को पहला मौका दिया बोलने का, सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, टॉपिक जो आपने मेंशन किया, मेरी नज़र में हमारा सरमाया हमारे मुल्क का हमारा नौजवान है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी नौजवान पॉपुलेशन 64% ऑफ पाकिस्तान इज़ यूथ, जो 30 साल के उम्र से नीचे है। तो मेरी नज़र में तालीम एक वो शोबा है जिस पे हमें एम्फसाइज करना चाहिए और हमारा टारगेट है हमारे नौजवान यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट। अमान, जब बलूचिस्तान में मसाइल आप देखते हैं, खास तौर पर आपका सूबा जो है, मसाइल का तस्करा सबसे ज्यादा बलूचिस्तान से होता है कि वहाँ सबसे ज्यादा मसाइल हैं। जब आप बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं, अपने बुनियादी मसाइल यानी कि आपके नौजवान के, आपके बूढ़े के, तकरीबन सभी लोगों के जो मसाइल हैं, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से इसको आपकी सोच के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है? जी, मेरे नज़र में लैक ऑफ डायरेक्शन हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। हमारे यूथ को डायरेक्शन नहीं दी गई है, जिस पे हमें बहुत एम्फेसिस पे करना होगा। अनफॉर्चुनेटली आप देखें जी, एक ड्रग कल्चर प्रिवेल हो रहा है और हमारी यूथ बहुत तेज़ी से उस कल्चर की तरफ जा रही है। तो ये मेरे नज़र में एक लैक ऑफ डायरेक्शन है जो हमें फर्स्टली इसको सीधा करना पड़ेगा। शुरू में एक जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करना चाहूँगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ करे, कि तालीम हासिल करो ख्वाह के उसके लिए तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। इसी तरह मौलाना रूम की एक बहुत मशहूर कोटेशन है, रेज द क्वालिटी ऑफ योर वर्ड नॉट वॉइस। और आपके अल्फाज का मयार तभी ऊंचा होता है जब आप तालीम की तरफ गामजन हो, जब हम अपने आने वाली नस्लों को, अपने सरमाए को तालीम की तरफ गामजन करें। तो आप समझते हैं कि तालीम, आपका अगर अपने इलाके के अंदर तालीम को आम करेंगे तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, इसके अलावा बाकी सारे मसाइल आप समझते हैं किसी से कनेक्टेड है? जनाब, प्राइमरी कंसर्न हमारा तालीम है, जो हमारी माशरे की एक बुनियाद है। एक बच्चा है, उसका अगर बेस बुनियाद मजबूत हो तो मैं कहता हूं ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां वो बच्चा हमारा एक्सेल नहीं कर सके। क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में? तालीम की सहूलियात मौजूद हैं, प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं, वो फाल हैं, घोष तो नहीं है, क्या मामला है वहाँ पे बलूचिस्तान में इस वक्त? एजुकेशन का क्या मामला है और खास तौर पे उससे रुजू करने का क्या मामला है? बच्चे स्कूल्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनको इतना इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो जाए स्कूल्स की तरफ? मोहतरम, पहले तो जो आपने मुझसे पूछा कि क्या करंट सिचुएशन है बलूचिस्तान में, मैं आपको ये बता दूं, अकॉर्डिंग टू गूगल 27% is the women literacy rate in Balochistan and this is the lowest in the entire world. पूरी दुनिया में सबसे कम एजुकेशन लिटरेसी रेट खवातीन का हमारे बलूचिस्तान में है। तो नंबर 1 जी, ये एक गैप तो है और मेरी नज़र में ये एक बहुत मेजर गैप है जिसको हमें फिल इन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू, अगर हम चाहते हैं हमारा नौजवान कंधे से कंधा मिला के दुनिया के बच्चों के साथ खड़े हो, तो हमें अपने बच्चे को इक्विप्ड करना होगा।
बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं पंजाब की तरफ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के एतबार से। अब्दुल्ला आप हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, आपका इलाका तो निस्बतन डेवलप इलाका है, वहां पर तिजारत भी अच्छी है, वहां ज़राअत भी अच्छी है, चीजें बेहतर है, बलूचिस्तान के मुकाबले में मसाइल भी कम है और उम्मीद यही है कि एजुकेशन का मयार भी बेहतर होगा। लेकिन जब आप अपने इलाके की तरफ देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, क्या मसाइल लोगों के जिनको आप अपने नए खून और नए जज्बे के तहत, अपने नए विजन के तहत इसको हल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। फातिह साहब, की बात है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे आज इनवाइट किया है इस फोरम पे। तो जब मैं बात करता हूँ, मैं करूँगा पाकिस्तान की बात करूँगा, अपने मुल्क की बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नैरेटिव को हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। बहुत सा हम देखते हैं कि लोग जो हैं प्रोविंसेस की बात करते हैं, पंजाब की करते हैं, सिंध की करते हैं, बलूचिस्तान की करते हैं, KPK की करते हैं, कश्मीर की करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की करते हैं, बट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एज अ होल। बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एज अ कंट्री हम सबको एक लाइन पे, एक नैरेटिव पे यूनाइट होना चाहिए और हमें चाहिए कि हम एज अ कंट्री अपने कंट्री को देखें कि हमारी कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है। पहली तो बात यह है कि मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके विजन को मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूं कि पहली दफ़ा बहुत अरसे बाद एक ऐसा लीडर आया है कि जो एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट को बनाना चाहता है। उसका विजन है कि मदीना की रियासत को बनाया जाए। अब मदीना की रियासत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो अभी तक काफ़ी लोगों को नहीं समझ आती कि क्या कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट कि जहाँ लोगों के पास, बेशक वो बलूचिस्तान में हो जाएं या सिंध में हो जाएं या थार में हो जाएं या साउथ पंजाब में हो जाएं, उनको बुनियादी उनको सहूलियात उनको मिलें। बुनियादी सहूलियात में क्या क्या है? उसमें रोटी भी है, उसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ केयर भी है। अब मेरे भाई अमान शाह बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, मैं उनकी बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एजुकेशन जो है एक यूनिवर्सल राइट है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अक्रॉस पाकिस्तान देख लीजिए कि सिर्फ 58% ऑफ पाकिस्तानी बच्चे वो स्कूलों में जाते हैं। 58% इज़ अ वेरी लो लिटरेसी रेट। पहली तो बात है कि हमें अपने स्कूलों को, अपने लिटरेसी रेट को होगा, हमें अपने फिर उसके नंबर सेकंड हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, उसके जो कोर्ट्स का जो सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। मैं खुद एक लॉयर हूँ, खुद एक बैरिस्टर हूँ, समझता हूँ कि हमारे जिस तरह कोर्ट्स जो मैं देखे हैं, मैंने तो मेरी तो प्रैक्टिस मैंने बाहर भी की है और इस मुल्क में भी की है। तो जब बाहर से कंपेयर करते हैं अब्दुल्ला, क्या फर्क आपको महसूस होता है? वहां जस्टिस कितना तेज है? क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शिकवा हमें ये होता है कि जस्टिस जो है वो बहुत डिले हो जाता है और कहा जाता है कि अगर इंसाफ में ताखीर हो तो इंसाफ का कत्ल है। पाकिस्तान में तो ये रोजाना हो रहा है। बाहर से कंपेयर करें तो क्या है और आपके ज़हन में क्या है कि सिस्टम को ठीक कैसे किया जाएगा पाकिस्तान में? देखें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब तक आप इंसाफ टाइम पे नहीं करेंगे और इंसाफ उस वक्त तक जस्टिस लोगों को मिलेगा नहीं और उस वक्त तक उस लॉ की जो डिटर्रेंस इफेक्ट है वो नहीं जाएगी। अब देखें, कल जो कैबिनेट ने हमारा एक डिसीजन पास किया है, उन्होंने रेप का जो उन्होंने डेफिनेशन को बड़ा एक्सपेंड किया है, स्पेशल कोर्ट्स को उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसके लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप। मैं चाहता हूँ कि जस्टिस को स्ट्रीमलाइन किया जाए एज मच एज पॉसिबल। अब यूके की कोर्ट्स में जहाँ मैंने प्रैक्टिस किया है, उधर आपकी तारीख जो है, यू कैन नॉट आस्क फॉर स्टे ऑर्डर्स, यू कैन नॉट आस्क फॉर के एडजर्नमेंट्स, अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स। उधर कोर्ट के टाइम को की प्रायोरिटाइज किया जाता है और लॉयर्स को कहा जाता है कि दे हैव टू फर्दर द ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव। वो जो ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव यही है कि टू डील विद केसेस जस्टली एंड इन एन इक्विटेबल मैनर एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल। हमारे मुल्क में क्या होता है कि हमारे मुल्क में जो लॉयर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स जो मैं बात करता हूँ लोअर लेवल पे, वो करते क्या है कि वो केसेस को स्टे कल्चर है हमारे यहाँ, तो हम चाहते ही हैं कि स्टे मिल जाए, उसके बाद केस चले ना चले। बिल्कुल, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो हमें चाहिए कि पहले तो हम अपने ये लॉ के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके इसको एफिशिएंट बनाया जाए, फैसले टाइम पे हों, बल्कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा जजेस हो। अब इतना बैकलॉग हमारे सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है केसेस का, जो अभी पिछले 10 साल के केसेस अभी सुने नहीं जा रहे। चलिए, एक तो बात होगी ये स्ट्रीमलाइन जस्टिस की। दूसरी बात मैं समझता हूँ एक्सेस टू जस्टिस, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत से गरीब लोग जो हैं उन बेचारों के पास पैसे नहीं होते कि वो कोई वकील करा सके। लोगों की बल्कि ख्वाहिश यही होती है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, बजाय इसके कोर्ट में जाएं और वहां पर तवील जो है वो सिलसिला हो।
بالکل بالکل فواد صاحب، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک ہمارے ملک میں ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ہوگا، لیگل ایڈ نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے ہمارے جو ہیں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ محروم رہیں گے اپنے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے. اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کنٹری اچھا عبداللہ، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں تھوڑا سا افق کو شامل کر لوں پروگرام میں. افق، آپ پاکستان کا سب سے خوبصورت صوبہ اس لیے کہ میں خوبصورت اس لیے کہوں گا کہ میں خود صوبہ سندھ کے اندر ہوں، بیٹھے بھی یہیں پر ہیں، وہاں کی نمائندگی کر رہی ہیں. آپ اپنے پولیٹیکل مسائل کو جب دیکھتی ہیں، سیاسی مسائل کو دیکھتی ہیں، سماجی مسائل کو دیکھتی ہیں، تو ایک نوجوان کی حیثیت سے آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے صوبے میں؟ یوتھ کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں سندھ کی، انفیکٹ اوور آل پاکستان کی، تو ایک بڑا مشہور سٹیٹمنٹ ہم ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ ہم سنتے آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے علی گڑھ کے کچھ لڑکوں کی شرارت تھا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یوتھ کا کتنا اہم رول رہا ہے ہمیشہ. اچھا جی، بات کرتے ہیں ہم جب اپنے صوبے کی، تو دیکھیں یوتھ جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیں گے، ابھی حالیہ دور میں سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، یوتھ ہے، اور ہماری آنے والی جنریشنز ہیں. اگر ہم لوگوں کو ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، جس پہ کام ہو رہا ہے یو این ڈی پی کی طرف سے، پل ڈیٹ کی طرف سے، نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ دیکھا جائے تو وہ پروگرامز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے. اور سندھ میں ہمیں لیکن حکومت کے لیول پہ کچھ افق آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت نوجوانوں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن بنا رہی ہو، یا بس یوتھ ونگ بنا کے سب نے چھوڑ دی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یوتھ ونگز کی بات ہے اور اسٹوڈنٹ یونینز کی بات ہے، تو اس پہ بڑی ڈبیٹ رہی. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا بھی، پچھلے سال سے یہ ڈبیٹ بڑی گرما گرمی کا وہ ہے، شکار ہے کہ آیا یہ ہونا چاہیے کہ نہیں. تو دیکھیں، ہم اگر ہسٹوریکل اس پہ دیکھیں تو میں ایک ہماری کراچی کی ایک بڑی لوکل پولیٹیکل پارٹی جس کی زیادہ تر قیادت جو ابھی رول کر رہی ہے وہ ان طلبہ تنظیموں سے ہی ابھر کے آئی تھی یونیورسٹی لیول پہ. جہاں تک بات ہے کہ ابھی کوئی اقدام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تو فیڈرل حکومت کی طرف سے میں بات کروں گی کہ بالکل اقدام ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، عمران خان کا جو انیشیٹو تھا، انہیں تو کہا ہی جاتا تھا کہ وہ لیڈر ہی ہیں، اور ان کے بھی یہ الفاظ تھے کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ ابھی بڑے ہو رہے ہیں، وہ اس اسٹریٹا میں ہیں ہی نہیں ابھی. تو کوششیں جاری ہیں. احساس پروگرام کے تحت بھی نوجوان پروگرام جو ہیں ان میں انوالو کیا جا رہا ہے یوتھ کو، اور پروونشل لیول پہ بھی اس معاملے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بڑے مسائل آپ کو کیا نظر آتے ہیں سندھ میں؟ جس طرح امان نے بتایا کہ بلوچستان میں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے کچھ انصاف کے حوالے سے بات ہماری عبداللہ سے ہوئی. آپ کو سندھ کے اندر کیا بڑے مسئلے نظر آتے ہیں کہ سندھ کی ترقی کی راہ میں کیا چیزیں بڑی آپ کو رکاوٹ نظر آتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ جو میں کہوں گی، جہاں تک امان نے بھی ایجوکیشن کے معاملے سے تعلق سے بات کی، دیکھیں کاؤنسلنگ کا بڑا فقدان ہے ہمارے پاس. ایجوکیشن کاؤنسلنگ بھی اور کریئر کاؤنسلنگ بھی. ہمارے پاس بچوں کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے. جی ایگزیکٹلی. نوجوان کو صحیح رہا، اسے کچھ نالج ہوتی نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا. اب جس نے اندر سے انجینئر پیدا ہوا ہے وہ بیچارہ ڈاکٹری میں چلا جاتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا، جہاں تک پھر بات ہے ترقی کی، تو دیکھیں یہ نظریات اور ترقی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ بھرے پیٹ میں ہی اچھے لگتے ہیں. جس انسان کے پاس شام کی فکر ہو کہ میں شام کی روٹی، رات کی روٹی اپنے گھر والوں کے لیے کہاں سے لاؤں گا، اس کو ایجوکیشن اور پھر اس کا بڑا وہ پرائمری فوکس نہیں رہتا. تو اس حوالے سے ہمیں تو پہلے ان امپلائمنٹ پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ باہر کے ممالک میں بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس انتظار نہیں کرتے کہ ہماری ڈگری ختم ہوگی پھر ہم نوکری کریں گے. وہاں پہ بڑے مواقع انہیں فراہم کیے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ بھی کہ ہمیں ہر طرح کے کام کو یہاں پہ جنرلائز کرنا ہوگا، نارملائز کرنا ہوگا، اور رزق حلال کی طرف اس طرح سے رجحان جو ہے ہمارے مواقع بڑھانے ہوں گے. اچھا، میں یہاں پر تمام مہمانوں کی اجازت سے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے. نوجوان قیادت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، اور بات ہو رہی ہے پاکستان کے مسائل کا حل نوجوان قیادت کے پاس کیا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان کی نوجوان قیادت ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے سیاسی نظام کو چینج کرنے کے حوالے سے اپنے ایک ویژن کا اظہار بھی کرنا ہے، اظہار ہو بھی چکا ہے. کیا معاملہ ہے، آگے کی طرف چلتے ہیں. امان شاہ سے دوبارہ گفتگو شروع کرتے ہیں بلوچستان سے ہی. امان شاہ، کیا شکوہ ہے آپ کو اس وقت؟ اپنا جو نظام اس وقت موجود ہے، سیاسی نظام موجود ہے، جس میں سیاستدان، ہم یہ کہتے ہیں نوجوان اس سے بڑا افسردہ ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ متنفر ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، کسی کی حکومت گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کس قسم کا احتجاج ہو رہا ہے، نازیبا زبان استعمال ہو رہی ہے. تو موجودہ سیاسی نظام سے آپ کو کیا شکوہ ہے بڑا؟ فواد صاحب، میں اپنے ہمبل اوپینین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اپروچ
चेंज करनी होगी, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारा दुश्मन हमारे यूथ और हमारे तालीमी निज़ाम को टारगेट कर रहा है। अगर आप लोग तारीख़ हमको बहुत कुछ सिखाता है। आप तारीख़ में देखें, बलूचिस्तान के वकला को टारगेट किया गया था। ये अगर आप लोगों को इल्म है, ये हमारे 5th जनरेशन वॉर के सिपाही थे। ये हमारा एक वो एजुकेटेड क्लास था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को, बलूचिस्तान को इस एजुकेटेड क्लास से महरूम कर दिया गया है। फिर मैं आऊँगा हमारे APS के शोधा, वो हमारे नन्हे फूल, हमारे 5th जनरेशन वॉरफेयर के सिपाही थे, उन्हें टारगेट किया गया। माना वो हमारे तालीमी सिस्टम को क्रिपल करना चाहते हैं। मेरे नज़र में पाकिस्तान में एशियन ब्रेन दुनिया में मशहूर है, दुनिया उसकी तारीफ करती है। पाकिस्तान में ना हमारे पास टैलेंट की कमी है, ना हमारे पास शार्प माइंड्स की कमी है। हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, डॉक्टर सानिया निश्तर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। माशाल्लाह BBC has nominated her as 100 most influential women। तो हमारे पास ये तो हमारा सरमाया है। हमारे पास हर घर में मलाला है बलूचिस्तान में। हमारे पास हमें तराशने की ज़रूरत है, चैनलाइज करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हमारे पास हर घर में इतना टैलेंट है कि हमारी तसव्वुर से ऊपर है ये। और आजकल जो एक एजुकेशन सिस्टम है, आप देखें जी, 4G 5G का दौर है। हमारा नौजवान जिसको इंटरनेट एक्सेस है, अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो या टिकटॉक पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप वीडियोस पे लगा हुआ है। तो हमें अपनी यूथ को डायरेक्शन देनी होगी, एक सही डायरेक्शन में डाल के इन्हें हमें क्रैश कोर्सेज करवाने होंगे, हमें वर्कशॉप्स करने होंगे, हमें रैपिड एजुकेशन की तरफ काम करना होगा। बात आपने हुकूमत की दरअसल हुकूमत या अभी जो निजाम है, सिस्टम हमारा है, हमारे सिस्टम, जी, उससे क्या आपको शिकायत है? हमारे सोसाइटी के हर एक फर्द को, ख्वाह वो गवर्नमेंट हो, वो इंस्टीट्यूशंस हों, वो इदारे हों, वो सिविल सोसाइटी हो। सिविल सोसाइटी जी हमारी सोसाइटी का एक नीश है, एक बहुत छोटा हिस्सा है, और मेरी नज़र में सबसे ताकतवर हिस्सा एक सिविल सोसाइटी होती है। तो क्यों ना हम ऑन बोर्ड इन सारे इदारों को, सोसाइटीज़ को लाएं और मुश्तरका अपने, देखें जी, हमारा विजन एंड ऑफ द डे होना ये चाहिए, वी शुड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग पाकिस्तान ग्रेटर। तो सारे स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे आके बैठें और हम एक साथ ही पाकिस्तान को इंशाल्लाह तरक्की की राह पे आगे चला सकें। चलिए अब्दुल्ला, आपकी तरफ आते हैं। आप बाहर मुल्क से पढ़कर जब आए तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को आपने बिखरा हुआ देखा होगा। इस सारे पूरे सिस्टम से आपको क्या शिकायत है? आप क्या समझते हैं कि अगर आपको मौका दिया जाए तो इस सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं आप? मेरे पास सिर्फ 2 शिकायतें हैं। पहली बात, मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, और वो ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिस तरह बाहर के ममालिक में होती है। जिस तरह UK की पार्टीज़, आप कोई भी पार्टी देख लें कि जब भी कोई पार्टी इलेक्शन लूज़ करती है तो उसका लीडर स्टेप डाउन करता है, और कोई बंदा जो उसका रिश्तेदार या उसका बेटा या उसका भाई वो नहीं होता, कोई और बंदा आता है, वो उस पार्टी को हेड करता है, उस पार्टी को न्यू विजन देता है। तो जो ये आज पार्टीज़ इकट्ठी हुई हैं, PDM या इसके अंडर जो हैं, जो कह रही हैं वोट को इज़्ज़त दो, मैं उनको पहले ये कहूँगा कि पहले अब अपनी पार्टीज़ में जमहूरियत लेके आएँ, पार्टीज़ में वोट को इज़्ज़त दिलाएं, फिर बाद में ये नेशनल लेवल पे ये आप डिमांड कीजिए। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट को सुप्रीम किया जाए। पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जो देख रहे होंगे वो समझते होंगे कि एक डॉक्ट्रिन है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का, वो हर आइन का एक बेडरॉक होता है, एक उसकी बुनियादी उसका एक प्रिंसिपल होता है। तो हमारी पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होने चाहिए, जिस तरह के मैं बाहर के मुल्कों में देख के आया। अब जब मैं भारत टॉक जब कर रहा था, तो जब मुझे मौका मिलता था मैं जाके उधर UK की पार्लियामेंट की विजिटर गैलरी में जाके बैठ जाता था, और मैं इतना सरप्राइज हुआ कि जिस लेवल की वो गुफ्तगू हो रही होती थी कि वो सिर्फ छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन, जिस तरह रूरल अफेयर्स है, कल्चर है, फिल्मोग्राफी है, मतलब कि इन छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर वो अगले 5 या 10 साल की ऊपर डिस्कशन हो रही होती थी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। हमारे पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सिर्फ ये बन गया है एक हाउस बिकरिंग का, गाली गलोच का, ढक्कन की बातें पार्लियामेंट में कर रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट का काम तो कानून साजी है, लेजिस्लेशन है। एग्जैक्टली फवाद साहब, आपने बहुत क्रिटिकल बात को आपने रेज किया है। पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉज, वो लॉज बनाए जाएं जो हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए मुफीद हों। अब देखें, FATF के जो लॉज पास करने थे पिछले महीने,
उसके ऊपर कितनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हुई कुछ अपोजिशन पार्टी से। अब हमारे पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारा हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, पाकिस्तान की स्टेट का फ़र्ज़ है, उसके ऊपर भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही थी। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर हमने बाहर के मुल्कों का मुकाबला करना है, हमें चाहिए कि हमने पार्लियामेंट को एक पुख्ता अदारा, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट एंड डिस्कोर्स। आखिर में मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट अगर स्ट्रांग होगी तो हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी भी होगी। आपने अमेरिका का मॉडल उठा के देख लें, अमेरिका में कांग्रेस की जो सेलेक्ट कमिटीज होती हैं उसमें अपोजिशन के भी लोग बैठे होते हैं, गवर्नमेंट के भी बैठे होते हैं, एक्सपर्ट्स भी बैठे होते हैं, और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी भी चलती है। यानी कि आप समझते हैं कि अगर सिस्टम ठीक चलता रहेगा, पार्लियामेंट ठीक चलेगी, तो आखिरकार फिल्टर होके चीज जो है वो कोई अच्छी सामने आनी है। उफक की तरफ चलते हैं। उफक, आप सिंध में मौजूद हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल गहमा गहमी भी अक्सर ही रहती है, खासतौर पर अगर कराची की हम बात करें। यहाँ पॉलिटिशियंस से आपको शिकवा क्या है कि यार ये जो काम ये लोग करते हैं इससे न सिर्फ यूथ को मुतनफिर करते हैं, यूथ को पॉलिटिक्स से दूर करते हैं, बल्कि इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को भी दागदार बनाते हैं। कौन सी चीजें आपको यहाँ का बड़ा मसला लगती है कि जो पॉलिटिशियंस कर रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहला मामला तो यही है कि हमारी जो टोटल वोटर्स पॉपुलेशन है उसमें 46% जो यूथ पे मुश्तमिल है। तो जो बड़ा हिस्सा है, इन पॉलिटिशियंस को रियलाइज ये करना चाहिए कि यूथ से ही उनकी जो हुकूमत है वो डिपेंड करती है। जिस तरह हमने 2013 में भी देखा कि अनलाइक ऑल इलेक्शंस यूथ जो है निकल के वोटिंग के लिए बाहर है। अच्छा जी, मसाइल की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये नारा कल्चर और शख्सियत परस्ती कल्चर को ख़त्म करना है। क्योंकि देखें, यूथ को एक नारे के पीछे या एक शख्सियत के पीछे लगा दिया जाता है, ख्वाह वो कोई भी पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक है। यूथ को इस चीज़ से निकाल के उन्हें सही चैनल के थ्रू एजुकेट करने की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, मसाइल जहाँ तक हैं, देखें पॉलिटिशियंस की, जहाँ तक मैं सिंध की बात करूँ, ज़्यादातर पॉलिटिशियंस तो अपने हलकों में रहते ही नहीं है। जब तक वो उन सड़कों से नहीं गुजरेंगे, जब तक वो उसी तरह की लोड शेडिंग नहीं देखेंगे, उन्हें कैसे वो रिलेट कैसे कर पाएंगे? अब एक पॉलिटिशियन या एक सियासी नुमाइंदा जो इलेक्टिव होता है या इलेक्टेबल होता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है असेंबली में, उसको तो चाहिए कि उसके घर के दरवाजे 24 घंटे उसके आवाम के लिए, उसके लोगों के लिए खुले रहें। और स्पेशली यूथ के लिए, यूथ के क्या इंसेंटिव होते हैं या क्या काम होते हैं, उनकी एजुकेशन में आसानी करवाना, उनका रोजगार की फराहमी करना, उनके लिए आसानियां पैदा करना। हम देखते हैं आजकल, सॉरी टू से, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरे पास जो केसेस आते हैं थोड़े बहुत, उनमें जो सबसे कॉमन बात है वो ये होती है कि जी हमसे पैसे मांगे गए, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी हमें एक नौकरी नहीं मिली। तो एक तो आप एक इंसान को, मतलब यहाँ पर भी करप्शन के ऊपर करप्शन है, आप समझते हैं? एग्जैक्टली। तो मेरी तरफ से यही है कि देखें, एक ख्वाब की तरह का लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ी कोशिश करें इस मामले में, ज़मीन में अब काविशें जो है वो हो रही हैं, क्योंकि अब एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कमेटी तश्कील दी गई है इन्हीं दिनों में रिसेंटली, जिसका ऐलान भी होगा NICC के नाम से, जिस पे ज़्यादातर ऑन बोर्ड यूथ को लिया जा रहा है और जिसमें हमारे 24 इदारे इन्वॉल्व होंगे सिविल मिलिट्री रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए, और अब यूथ को ही इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि देखें, अभी रहना तो यूथ नहीं है, हम नहीं है। तो असल में वही बात आपको अल्टीमेटली आने वाला दौर यूथ का ही है। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि सारे सिस्टम को ठीक कैसे करना है, क्योंकि मसाइल सामने आ चुके हैं, उसका सोल्यूशन भी उन्हीं लोगों ने बताना है कि जो सियासत के अंदर आना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान के मसाइल की बात तो हो गई, लेकिन इस मसाइल का हल क्या होगा, किस तरीके से इस माशरे को, इस पाकिस्तान को, अपने प्यारे मुल्क को तब्दील किया जाएगा, किस तरीके से हमारी जवानियां, हमारा खून, हमारा जज्बा इस मुल्क की तामीर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नौजवान क़यादत हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, मसाइल के हल की तरफ आएंगे। अमान शाह, आपकी तरफ आते हैं। ज़ाहिर है कि ज्यादा मसाइल आपके पास हैं, हल भी आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि आप सन ऑफ सॉइल हैं, उसी मट्टी से खड़े हुए हैं कि जहाँ पर मसाइल को देखते हुए आप बड़े हुए हैं। उन मसाइल का हल
हल भी आप बता सकते हैं। अमान जी, आप क्या समझते हैं कि अगर आपको मौका दिया जाए, सपोज हम 1 मिनट के लिए कर लेते हैं, तो आप अपने सूबे को तब्दील करने के लिए कि वो मुल्क की तरक्की के अंदर एक अहम पहिया उसका साबित हो, क्या कर सकते हैं? और खास तौर पर जो आपने बात की थी 5th जनरेशन वारफेयर की, उसको भी मद्देनजर रखें कि नौजवानों को कैसे तैयार किया जा सकता है कि वो जो बैरूनी हमलावर है, जो इस दफा गोली के बजाय एक खामोशी से, एक बात के जरिए, एक चीज के जरिए, एक नैरेटिव के जरिए आप पे हमलावर हुआ है, उसका कैसे मुकाबला किया जाए? दोनों चीजों को मिलाकर बताइएगा। फिर जी मैं एम्फसाइज करूंगा, हमारे इन मसाइल का इन जनरल हल तालीम है, एजुकेशन है। एक अपने आपके पास क्या विजन है? अगर आपको मौका दिया जाता है, पार्लियामेंट की नुमाइंदगी का मौका दिया जाता है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी का किसी भी फोरम पे मौका दिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, मसला तो आपने बता दिया, आपने ही बता दिया, अब्दुल्ला ने ही बता दिया, उफक ने ही बता दिया, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सब जगह से मसाइल तो सामने आ गए। आपका एजुकेशन आ गया, कहीं पर कानून आ गया, कहीं पर करप्शन आ गया, लेकिन उस मसले का अब हल क्या है? आप किस तरीके से हल करेंगे? मैं जी एक ऑन ग्राउंड एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों को बयान करके ये बताना चाहूँगा कि फ़र्क कैसा लाया जा सकता है, क्या चीज़ एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोलू हमारे बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ चमलंग माइंस हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, मीडिया का भी बड़ा अटेंशन रहा है उस पे। इस पे दिहाइयों से एक ट्राइबल डिस्प्यूट चल रहा था। खराज तहसीर पेश करना चाहूँगा मैं हमारे एफसी को, एफसी बलूचिस्तान को, जिसने अपना एक रोल प्ले किया सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से। इन्होंने सिक्योरिटी के हालात बेहतर किए और जो ट्राइबल डिस्प्यूट वहाँ चल रहा था वो हल करने में इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। अब चमालंग माइंस मिनरल्स जो आपको आमदन देती हैं वो आप नंबर्स उसके समझ सकते हैं। तो इसमें हुआ ये जी, एक पोर्शन एलोकेट किया गया है तालीम के लिए, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट कोलू के 18 से 20 हज़ार बच्चे बच्चियाँ उठाए गए हैं और मुल्क भर के सारे यूनिवर्सिटीज़ में उनको एंटरटेन किया गया है। कैडेट कॉलेज सिबी की मैं आपको मिसाल दूंगा, कंसेक्यूटिव दूसरा साल है, कोलू का एक बच्चा है जो सॉर्ड ऑफ ऑनर ले रहा है वहां से। माना आपने एक रिमोट इलाके से एक बच्चे को तराशा, तालीम दी, उसको माशरे में ऐसी पोजीशन पे बिठाया जहां वो एक्सेल कर रहा है। जैसे मैंने अर्ज किया एशियन ब्रेन, तो हमारे पास टैलेंट बहुत है। अब वॉकिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन, तनकीद तो सब कर सकते हैं, सोल्यूशन मेरी नज़र में ये है, I would like to play my role in becoming a bridge between government या जो भी इदारे जो डिफरेंस प्ले कर सकते हैं और हमारे मासेस में जो कि गुरबा हैं, जो कि गरीब हैं। नाउ टू रीच टू द पुअर मासेस, ये ब्रिज हमें क्रिएट करना होगा। हम ऑन द बोर्ड, हम हमारे इंस्टीट्यूशंस की रिप्रेजेंटेशन हो, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो, सिविल सोसाइटी और गरीब मासेस की रिप्रेजेंटेशन। एफर्ट आप कहते हैं ताकि सारा हो। टुगेदर वी स्टैंड, ये हमने सीखा है जी। हम इकट्ठे होंगे, हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे, एक टेबल पे बैठेंगे, शाना बशाना चलेंगे, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तरक्की को एक टेक ऑफ की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, आपकी तरफ आते हैं। मसाइल आपके पास भी मौजूद हैं, हल आपके पास उसका क्या है? पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, इस पे हम तनकीद तो कर सकते हैं कि जी फलाना ने ऐसे किया, मियां साहब ने ऐसे किया, पीपल्स पार्टी ने ऐसे किया, इमरान खान ने ऐसे किया, लेकिन एक नौजवान की हैसियत से आपके पास पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास कोई करप्शन का बैगेज नहीं है। आप एक नौजवान क़यादत हैं, अभी पढ़ के आप बाहर से आए हैं, तो अल्टीमेटली आप बगैर बैगेज के तेज रफ्तार भाग सकते हैं। उस रफ्तार के अंदर आपके पास मिशन क्या है, विजन क्या है आपका? थैंक यू फवाद साहब। मेरा विजन ये है कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक सुपर पावर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले 15 से 20 साल पाकिस्तान इनवर्डली देखे और पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी अडॉप्ट करे, जहाँ पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को किसी तरह इम्प्रूव करे 5 ईयर प्लान्स के ज़रिए ओवर द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। हमें चाहिए कि पाकिस्तान को एक मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना इस खिते में। हमारे पास यूथ की भी, जिस तरह अमान साहब ने बताया, कि कमी नहीं है, 64% यूथ है और हमारे अल्लाह के शुक्र से जो यूथ है वो मेहनत भी करती है, हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिन्ड है, एक पाकिस्तान, एक मुस्तकिम पाकिस्तान देखना चाहती है, उनको रोज़गार भी मिले। तो सेकेंडली मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे मुल्क में लोग जो हैं वो डिग्रीज हासिल करी जा रहे हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है कि जो डॉक्टर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इधर से पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, तो उनको भी इस मुल्क में जॉब्स दी जाएं। बेशक एप्स डेवलपमेंट के ऊपर, जिस तरह इंडिया में आप देखते हैं, कैलिफोर्निया में देखें, सिलिकन वैली है, हम भी पाकिस्तान में एक सिलिकन वैली बनाएं इस तरह की, जहाँ हम अपने IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को और इनोवेशन
यूटिलाइजेशन को लेके आ मतलब जाए। आप समझते हैं HR कैपिटल को यूटिलाइज करें हम, जो बिल्कुल। लेक और कर रहे हैं हम जहाँ पर। सबसे जरूरी बात फवाद साहब ये है कि हमारे मुल्क में अल्लाह के शुक्र से CPEC आ चुका है। हमें चाहिए कि इस CPEC को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए और हम पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। आखिर में मैं समझता हूँ कि हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग के कोर्सेज जो हैं वो कराए जाएं हमारे यूथ को और उनको बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट किया जाए। जब मैं टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करता हूँ मैं समझता हूँ कि जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये स्पेशलिस्ट कोर्सेज हैं जिनकी बड़ी कमी है दुनिया में। जिस तरह आप फिलीपींस को देख रहे हैं, फिलीपींस दुनिया में सबसे ज़्यादा नर्सेज और जो मेडिकल स्टाफ जो है एक्सपोर्ट कर रहा है वो फिलीपींस कर रहा है। तो क्यों ना हम अपने मुल्क में एक प्लानिंग के ज़रिए अपने यूथ को ट्रेन करके, गरीब जो लोग हैं उनको ट्रेन करके और एक्सपोर्ट करें आउट अक्रॉस द वर्ल्ड इस चीज़ के लिए। अच्छा अब्दुल्ला, आपने एक बात की, ब्रेन ड्रेन की। आप खुद भी पाकिस्तान पढ़ लिख कर वापस आए हैं। जो लोग यहाँ से पढ़ लिख कर बाहर चले जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि मैं तो बाहर से पढ़ कर आया हूँ, जाहिर है कि आपको इस मुल्क में कोई अट्रैक्शन थी जो आप वापस आए हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो पाकिस्तान से ड्रेन हो रहा है ये सारा का सारा? मैं समझता हूँ कि हम सब इस पाक धरती के बेटे हैं और बेटियां हैं और हमें चाहिए कि उधर से पढ़ लिख के वापस आए। हम वी ओ अ बिग डेट टू आवर कंट्री। ये मुल्क है तो हम हैं। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग इधर के बहुत अच्छे हैं और इधर हमें चाहिए कि इस मुल्क में आके मेहनत करें और सिस्टम को नया सिस्टम लेके आएँ। क्योंकि अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आएंगे तो फिर यही होता रहेगा जो आप देखते रहे हैं पिछले 40 साल से, जहां आप देखते हैं कि हमारे नेशनल ईथॉस को बिल्कुल ख़त्म किया गया है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया गया है। फ्यूचर इज़ आवर्स, वी शुड कम बैक एंड रिक्लेम दिस फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, मैं थोड़ा सा उफक की तरफ आ जाता हूँ। उफक, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी, आप भी उसी नौजवान की आदत के अंदर आती है। आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से मुल्क को आगे लेकर चलना होगा आपके विजन के मुताबिक? देखिए फवाद साहब, सबसे पहले तो जो हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं किया जा ठीक है, उससे कोई शक नहीं है। बिल्कुल उन्हें चाहिए कि अब जो इमर्जिंग पॉलिटिशियंस या जो स्ट्रगलिंग हमारे लीडर्स हैं, हमारी यूथ है, उसे अपने साथ लेके अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करें। सेकेंडली, हमारे नौजवान को सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट है कि किसी रिश्वत, किसी सिफारिश की ज़रूरत हमें नहीं है। बस हमारे लिए रास्ते हमवार किए जाएं। हमारे नौजवान के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की, टेक्निकल ट्रेनिंग की अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा पॉइंट, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ किताबों की हद तक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम को खत्म करने से पहले तमाम मेहमानों से थोड़ा सा एक आखिरी कमेंट जरूर लेंगे। अमान शाह, आप बताइएगा कि आप अपने डोमेन में इस तमाम सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ मैं एक ब्रिज बनना चाहूँगा जो कि ये गैप है वो फिल इन हो जाए, where the government or the concerned institutions are concerned और हमारा कॉमन मैन, हमारे मासेस और हमारा यूथ जो कंसर्न है। मैं इसमें एक ब्रिजिंग की कमी महसूस करता हूँ जो मैं फिल इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताइएगा कि आप क्या रोल अदा कर सकते हैं, कर क्या रहे हैं आप? मैं अभी अपने सरगोदा सिटी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने शहर में सोशल वर्क कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा और अपने शहर के अंदर तरक्की ला सकूँ। इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि सरगोदा शहर को भी एक अजीम शहर हो, उसमें इंडस्ट्री लाई जाए, उसमें किनो फेयर्स लाए जाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है और हम सब ने इंशाल्लाह इकट्ठे काम करना है इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने के लिए। जी उफक, आप क्या कर रही हैं अपने डोमेन में, क्या मसाइल हल कर रही हैं लोगों के? जी, मैं अपनी बिसात के मुताबिक, जो क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक बलोच खानदान से है, तो हमें देखने में आता है जो हमारे बलोच नौजवान है उसका जहन बड़ा गर्द आलूद कर दिया गया हमारे इदारों को लेके भी, हमारी अफवाज को, ओवरऑल हमारे मुल्क को लेके। तो उस हवाले से भी मेरा काम जारी है। इसमें वही बात है जो अमान ने भी कही कि एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने दायरे में सब कुछ कर रहे हैं? मैं क्योंकि मेरा फोकस फीमेल्स पे भी होता है, क्योंकि उन्हें आगे नस्लें बढ़ानी होती हैं, एजुकेट अपने औलाद को करना होता है, तो फीमेल एजुकेशन पे मेरा काम इस वक्त जारी है और उनकी एम्पावरमेंट। चले, बहुत शुक्रिया अमान शाह, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया उफक, आप तशरीफ लाई, और बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आप स्टूडियोज में मौजूद थे, इस्लामाबाद में हमारे साथ थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नौजवानों का विजन आपके सामने आया। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये नौजवान जब किसी पोजीशन पे पहुंचेंगे तो जरूर काम करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह।